सो हेलो एवरीवन। तो आज यार हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 5 लेने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 के लास्ट में हमें ये डिस्कस कर चुके थे कि वर्क डन इन ए आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है और वर्क डन इन ए आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है। ये दो चीजें हम अच्छे से डिस्कस कर चुके थे और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम कर चुके थे। आज के इस लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 5 में हम दो प्रोसेसेस के बारे में अच्छे से समझेंगे। दो प्रोसेसेस का वर्क डन निकालना हम समझेंगे। एक है वर्क डन इन ए आइसोथर्मल प्रोसेस और दूसरा है वर्क डन इन ए एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इन दो प्रोसेसेस का आज यार हम वर्क डन निकालना सीखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जेई मेंस के लिए भी, नीट के लिए भी और जेई एडवांस के लिए भी। इनफैक्ट अगर वर्क डन से क्वेश्चन आना होता है तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि इन्हीं दो प्रोसेस से आते हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक से। आइसोकोरिक आइसोबारिक से बहुत कम आते हैं। तो इससे क्वेश्चन आते भी बहुत है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको ध्यान से हमें देखना है। शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 5। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कॉपी पेन निकाल लो, शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5 थर्मोडायनेमिक्स का। सबसे पहले बात करेंगे वर्क डन इन ए आइसोथर्मल प्रोसेस की, उसके बाद हम आएंगे वर्क डन इन ए एडियाबैटिक प्रोसेस पे, और फिर बाद में इन दोनों के आए हुए जो जेई मेंस और नीट या जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको प्रैक्टिस करके देखेंगे कि कितना आपको समझ आया या कितना मैं आपको समझा सकता हूं। ठीक बात है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस की। मुझे हल्का हल्का सा जुकाम हुआ है, तो अगर किसी को हल्का फुल्का डिफरेंस लगे तो संभाल लेना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं। इसके केस में वर्क डन निकालने की बात करते हैं। सबसे पहले बात तो ये करते हैं कि यार आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के रिलेटेड पता क्या क्या है। पहली बात तो ये आपको ये पता है, पिछले लेक्चर्स के हम ये चीजें सीख के आए हैं कि आपको आइसोथर्मल के बारे में कुछ चीजें तो पहले से ही पता है। सबसे पहले उसको समझ लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। आइसो का मतलब आपको पता है सेम, थर्मल का मतलब पता है आपको टेम्परेचर। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। राइट, ये बात आपको पता है अच्छे से। दैट मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है, ये बात आपको पहले से ही पता है, उसको ही बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, जिस केस में P1 V1 बराबर होता है P2 V2 के। इतनी बात आपको पहले से ही पता है, लेक्चर नंबर 4 में ये बात हम देख चुके थे। और क्या पता है आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में? क्या इसकी हम थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कुछ चीज लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देखो, एक चीज आपको और पता है सर कि डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू के। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ए बोलता है कि डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू के। अब आपको पता है सर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है। क्यों 0 होती है? क्योंकि डेल्टा यू हमें पता है, डेल्टा यू बराबर होता है NCVM डेल्टा टी। NCVM डेल्टा टी। तो अगर टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं आएगा तो डेल्टा यू आपका 0 होगा। दैट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है। दैट मीन्स 0 बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। तो इधर से आपका आ गया क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू के। तो इधर से एक चीज और निकल के आई, या ए बोल दो कि वर्क डन बराबर माइनस क्यू, एक ही बात है, और ए बोल दो, दोनों एक ही बात है। तो ये दो बात निकल के आई कि वर्क डन जो है आपका नेगेटिव ऑफ हीट के बराबर होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में। इतनी बातें आपको पहले से भी पता थी। ये भी बात आपको पहले से पता थी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, P1 V1 बराबर होता है P2 V2 के, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करो, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू के। डेल्टा यू 0 होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। दैट मीन्स डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू के, डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू के। इतनी बातें आपको पता है। तो इस चीज से क्या कंक्लूजन निकला? इनकी इस चीज से क्या कंक्लूजन निकला? देखो, आपको पता है इस इक्वेशन से आपको यह समझ आ रहा है, या इस इक्वेशन को देख लो चाहे इस इक्वेशन को देख लो, एक ही बात है। इस इक्वेशन से आपको यह समझ आ रहा है कि अगर आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा तो हीट आपकी नेगेटिव होगी,
और अगर वर्क डन आपका नेगेटिव होगा तो हीट आपकी पॉजिटिव होगी। यही मतलब निकल के आ रहा है। दैट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में आपको क्या पता लग रहा है कि वर्क डन ऑन ए सिस्टम, वर्क डन ऑन ए सिस्टम is equal to heat released by the system, heat released by the system। साइन कन्वेंशन आप अच्छे से कर चुके हो, कब? लेक्चर नंबर 2 में, राइट। आपको पता है ऐसे हमने दिखाया था, ठीक है, ऐसे हमने दिखाया था कि जब सिस्टम पे वर्क होगा या सिस्टम को हीट देंगे, राइट, तो ये चीज आपकी पॉजिटिव होगी। जब वर्क डन बाय सिस्टम होगा या हीट आउट फ्रॉम ए सिस्टम होगी तो आपका हीट मतलब वर्क डन ऑन ए सिस्टम एंड हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड हीट गिवन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। ये सब आपको साइन कन्वेंशन पता है, राइट। तो अगर वर्क डन ऑन ए सिस्टम हुआ कि वर्क डन ऑन ए सिस्टम मतलब वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव, तो वर्क डन ऑन ए सिस्टम, तो वर्क डन ऑन ए सिस्टम बराबर होगा नेगेटिव ऑफ क्यू के। तो वर्क डन ऑन ए सिस्टम, समझ रहे हो बात? आईयूपीएससी साइन कन्वेंशन आप सबको आती है, वर्क डन बराबर माइनस क्यू के। तो वर्क डन आपका पॉजिटिव मीन्स कि वर्क डन ऑन ए सिस्टम, हीट आपकी नेगेटिव होगी उस केस में, तो मीन्स हीट रिलीज बाय द सिस्टम, हीट नेगेटिव दैट मीन्स हीट रिलीज बाय द सिस्टम। और उल्टा केस, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो कि सिस्टम वर्क कर रहा है, ए वाला है ना, कि सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है सराउंडिंग में, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। तो वर्क डन अगर नेगेटिव होगा तो हीट आपकी पॉजिटिव होगी, हीट पॉजिटिव मींस हीट ऑब्जर्व बाय द सिस्टम, राइट। तो वर्क डन बाय द सिस्टम बराबर होगा हीट ऑब्जर्व बाय द सिस्टम, हीट ऑब्जर्व बाय द सिस्टम। ये चीज आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में समझ आई कि ये स्टेटमेंट्स हम कुछ बना सकते हैं इस इक्वेशन से, राइट। कि जैसे आपका एक बीकर है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है और इसमें आपकी गैस है। तो अगर सिस्टम पे हम वर्क डन करेंगे, मतलब इस आपकी गैस को जब हम कंप्रेस करेंगे, गैस को कंप्रेस करना तो मतलब सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, तो वर्क डन करेंगे अगर सिस्टम पे, गैस को अगर कंप्रेस करेंगे तो हीट आपकी रिलीज होगी, हीट आपकी रिलीज होगी, इतनी सी बात कह रहा है। और इस केस में जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, मतलब जब गैस एक्सपेंड होगी, गैस जब एक्सपेंड होगी, तो जब गैस हमारी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वर्क डन गैस एक्सपेंड तभी होगी जब इसको हीट सप्लाई करेंगे, है ना। गैस वर्क डन बाय द सिस्टम जब इसको हीट सप्लाई करेंगे, हीट ऑब्जर्व्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, बात क्लियर है इतनी सी, दोनों चीजें क्लियर है। डायग्राम से भी आपको पिक्चोरियल भी रिप्रेजेंटेशन दिखा दी कि जब वर्क डन ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू हीट गिवन बाय द सिस्टम, है ना, या हीट रिलीज बाय द सिस्टम। दैट मीन्स वर्क और हीट एक दूसरे के नेगेटिव साइन में फॉलो करते हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, आईयूपीएससी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। सॉरी, क्लियर है बात? इतनी बात आई होप सारी क्लियर होंगी। जो भी चीजें हमने अभी तक देखी हैं ये सब आप पहले से कर चुके हो, ठीक बात है। अब बात करते हैं, इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर दें। चलो अब मेन पे आते हैं, जो कि है आपका वर्क डन इन ए आइसोथर्मल प्रोसेस की डिटेल में बात करते हैं, जो कि हम इस लेक्चर का एजेंडा भी है। वर्क डन निकालना है हमें आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब आपको पता है यार, जो आपके प्रोसेस होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, दो तरीके के आपके प्रोसेस होते हैं। एक आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, एक आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, एक आपका इरिवर्सिबल, राइट। दो तरह के आपके प्रोसेसेस होते हैं, सब हम लेक्चर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, है ना। इसके बारे में सारी बातें कर चुके हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस बनाने के लिए क्या करते थे, छोटे छोटे मास ले रहे थे ना, सारा कुछ याद है आपको। इरिवर्सिबल में बड़ा सा मास ले रहे थे, ये सब आप लेक्चर नंबर 4 में देख चुके हो। जो सीधा कूद के आ गया कंगारू की तरह, वो जाके देख लो, ठीक बात है। अच्छा, तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। दैट मीन्स हम पहले बात करते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस की, फिर बात करेंगे आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस की, राइट।
तो मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस भी दो तरह के हो सकते हैं कि एक ऐसा आइसोथर्मल प्रोसेस जो कि रिवर्सिबल हो और एक ऐसा आइसोथर्मल प्रोसेस जो कि इरिवर्सिबल हो। ठीक बात है। अच्छा, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको पता है कि P एक्सटर्नल बराबर होता है P इंटरनल प्लस माइनस dP के, कि प्रेशर में इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में थोड़ा सा ही प्रेशर डिफरेंस होता है। दैट मीन्स इस केस में आपका रिवर्सिबल के केस में जो वर्क डन होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल dV के बराबर होता है। इंटीग्रेट करके निकालते हैं, छोटे छोटे वर्क डन को कोलिगेट करके हमारा वर्क डन आता है। दैट मीन्स आपका रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन बराबर इसके होता है। ये भी आप लेक्चर नंबर 4 में ही देख चुके हो। और इरिवर्सिबल के केस में P एक्सटर्नल बराबर होता है P इंटरनल प्लस माइनस डेल्टा P के। इसमें जो चेंज होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। छोटा सा चेंज नहीं होता है, बहुत बड़ा चेंज होता है, राइट। और इस केस में हमारा वर्क डन बराबर होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V के। रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में हम इंटीग्रेशन करते थे और इसके केस में सिंपल सा फॉर्मूला है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V के। इतनी बात सारी आपको पहले से पता है, जस्ट हम एक बार कंक्लूड कर रहे हैं वापस इस लेक्चर में। ठीक बात है। अच्छा, तो अब एक एक करके दोनों का वर्क डन निकालते हैं। सबसे पहला वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस थोड़ा आसान है, उसमें कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, तो पहले इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कर लेते हैं। वर्क डन इन्हें आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस इसकी बात करते हैं। ठीक है, वर्क डन निकाल रहे हैं आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो वर्क डन इन्हें आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस बराबर होगा माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V के, राइट। इसको और आगे सिंप्लीफाई करें तो ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 के, है ना, V2 माइनस V1 के, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, है ना। और इसको क्या कर सकते हैं, इसको और चाहे तो आगे ये भी लिख सकते हैं कि माइनस P एक्सटर्नल V की जगह क्या लिख सकते हैं, आपको पता है PV बराबर होता है nRT। अगर गैस के लिए बात हो रही है तो इधर से V आ जाएगा आपका nRT बाय P। तो V2 की जगह लिखना चाहे तो इधर लिख सकते हैं nRT बाय P2 और इधर लिख सकते हैं nRT बाय P1। ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। T दोनों में सेम रखा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर से कांस्टेंट रहता है, तो मींस इधर भी टेम्परेचर T, इधर भी T लिखेंगे, इधर भी T लिखेंगे। ऐसा नहीं कि इधर T2 लिख दो इधर T1 लिख दो। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, दैट मींस इधर भी T होगा इधर भी T होगा। प्रेशर अलग अलग है P2 P1। एक क्या है P1 और P2 और P एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस है? P एक्सटर्नल एक्सटर्नल प्रेशर है जो कि आपने पिस्टन पे लगाया है, राइट, जो कि आपने पिस्टन पे लगाया है। क्लियर है बात। और P1 और P2 गैस का प्रेशर है कि जो गैस प्रेशर लगा रही है। P1 किसी एक स्टेज पे है प्रेशर, P2 किसी दूसरी स्टेज पे प्रेशर की बात हो रही है, दूसरे स्टेट पे प्रेशर की बात हो रही है, राइट। मतलब P1 और P2 गैस के प्रेशर हैं और P एक्सटर्नल एक्सटर्नल प्रेशर जो कि सिस्टम पे लगाया जा रहा है उसकी बात हो रही है। क्लियर है बात, ठीक है। तो वर्क डन का आपका ये फॉर्मूला आ गया कि वर्क डन आपका बराबर है माइनस P डेल्टा V के, और उसी को आगे हमने एक्सटेंड करके ये लिख दिया। तो वर्क डन इन्हें आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के ये आपके सिंपल से फॉर्मूले आ गए। इस अकॉर्डिंग आप वर्क डन निकाल सकते हो और कोई बात नहीं है इसमें। ठीक बात है। अच्छा, आगे बात करते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा होगा? हमारा नेता कैसा होगा? मेरे जैसा, राइट। तो कैसा था आपका रिवर्सिबल प्रोसेस का अपरेटस? कि ऐसे हम गैस बनाते थे, है ना। ये जैसे हमारी पिस्टन है, इसके अंदर गैस भरी हुई है ना, इसमें गैस भरी हुई है,
राइट। इधर हम छोटे छोटे से मास के पीस लगाते थे, इधर हम छोटे छोटे मास के पीस लगाते थे लेक्चर नंबर हम 4 में ही, अभी हम पीछे ही देख चुके हैं। अभी उम्मीद करता हूं कि अभी भूले नहीं होगे, अनलेस और अनटिल आप गजनी हो, राइट। तो ये छोटे छोटे मास लगाए होते थे, छोटे छोटे मास हटाते जाएंगे तो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस बनता जाएगा। क्लियर बात? अच्छा, तो ये जो हमारी, इसको अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस तो है, इसको अब आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे बना सकते हैं? इसको हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे बना सकते हैं? जब ये जो हमारी वॉल्स हैं, जब ये जो हमारी वॉल्स हैं वो डायाथर्मिक हो, राइट, क्योंकि डायाथर्मिक होगी, दैट मीन्स डायाथर्मिक का मतलब कंडक्टिंग, कंडक्टिंग लिख लो चाहे, है ना। ये पहले लेक्चर नंबर 1 में बात कर चुके हैं, डायाथर्मिक वॉल्स, एडियाबैटिक वॉल्स, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। देखो, जब अगर आपकी जो बीकर है इसकी जो दीवार है वो कंडक्टिव होगी, मतलब उससे हीट निकल भी सकती है, हीट ऑब्जर्व भी कर सकता है, तो जब भी कभी अंदर टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा, अगर मान लो टेम्परेचर अंदर घट गया तो इस सिस्टम से हीट लेके अपना टेम्परेचर वापस नॉर्मल कर देगा, कांस्टेंट कर देगा। अगर टेम्परेचर मान लो किसी भी रीजन से कम होने लग गया, राइट, कम होने लग गया, तो ये सराउंडिंग से टेम्परेचर लेके, सराउंडिंग से हीट लेके अपने टेम्परेचर को वापस नॉर्मल कर देंगे। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो इस सराउंडिंग में हीट फेंक देंगे सो दैट इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहने के लिए, मतलब इस प्रोसेस को आइसोथर्मल होने के लिए, आपका अपरेटस में जो वॉल है वो डायाथर्मिक हो या कंडक्टिव होनी चाहिए, ठीक बात है। या इसको हम थर्मोस्टैटिक वॉल भी बोल सकते हैं, थर्मोस्टैटिक वॉल्स भी बोल सकते हैं, है ना, कि ऐसी दीवारें जिसमें टेम्परेचर आपका स्टैटिक रहे, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहे, राइट, इसको ये भी बोल सकते हैं। या कभी कभी वाटर बाथ भी लिख देते हैं, वाटर बाथ, है ना, कि मतलब एक ऐसा बीकर हो जिसके इधर आपके पानी भरा हुआ है, जिसमें इधर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो वाटर बाथ बोल देते हैं उसको। अगर इधर पानी भरा होगा तो अगर जो भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा होगा, अगर मान लो टेम्परेचर गैस अंदर अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो ये पानी ऑब्जर्व कर लेगा, पानी आपकी हीट ऑब्जर्व कर लेगा और आपका टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाएगा, सिस्टम का जो था उसको उतना ही हो जाएगा, ठीक बात है। दैट मीन्स अगर हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो अगर टेम्परेचर में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसको एडजस्ट करने के लिए सिस्टम वैसा होना चाहिए ना। तो उसको एडजस्ट करने के लिए या तो हमारी वॉल कंडक्टिंग हो, कंडक्टिंग होगी तो हीट रिलीज हो जाएगी या हीट ऑब्जर्व हो जाएगी। जब अगर टेम्परेचर में कुछ ऊपर नीचे होगा उस अकॉर्डिंग टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। या थर्मोस्टैटिक वॉल भी बोल सकते हैं, वाटर बाथ भी बोल सकते हैं, मतलब ये चारों में से कोई भी कंडीशन हो तो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, ठीक बात है। क्योंकि जब इनमें से कोई वॉल होगी तो आपकी वॉल कंडक्टिव होगी, हीट का एक्सचेंज हो सकता है, और अगर हीट का एक्सचेंज हो सकता है दैट मीन्स टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की टेंडेंसी होगी उस सिस्टम की। क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा सिस्टम का तो हीट बाहर फेंक देगा सो दैट टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट रहे, और अगर टेम्परेचर सिस्टम का कम हो रहा होगा तो सराउंडिंग से हीट ले लेगा सो दैट सिस्टम का टेम्परेचर वापस कांस्टेंट हो जाए, ठीक बात है, वापस जो था वो अचीव हो जाए। क्लियर बात? अच्छा, तो ये बात हो गई इसके ऑपरेटर्स की। अच्छा, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में सर आपको पता है कि P एक्सटर्नल बराबर होता है P इंटरनल प्लस माइनस dP के, जिसमें dP है आपका लगभग निग्लिजिबल होता है, बहुत छोटा होता है, तो इसको चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं, निग्लिजिबल होता है, राइट। दैट मीन्स कि निग्लिजिबल अगर हम मान के चलें तो P एक्सटर्नल बराबर लगभग P इंटरनल के ही होता है, लगभग लिख रहा हूं अप्रोक्सीमेटली, राइट। अब आपको पता है dW बराबर होता है माइनस P एक्सटर्नल dV के, है ना, छोटा सा वर्क डन, ये सारी बातें हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में ही, राइट। और हमारा वर्क डन बराबर होगा, छोटे से वर्क डन की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास नेट वर्क डन आएगा माइनस P एक्सटर्नल dV, राइट, ये हमारे पास आएगा। अब P एक्सटर्नल बराबर P इंटरनल क्या है कि जो हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया वो इंटरनल प्रेशर के बराबर है, और इंटरनल प्रेशर क्या है,
इंटरनल प्रेशर तो गैस का प्रेशर है, गैस का जो प्रेशर होगी उसी को हम इंटरनल प्रेशर बोल रहे हैं। इंटरनल प्रेशर इंटरनल प्रेशर मींस प्रेशर ऑफ ए गैस। एक्सटर्नल प्रेशर जो हमने अप्लाई किया था, तो अगर मेरा पी एक्सटर्नल लगभग पी इंटरनल के बराबर है तो मैं पी एक्सटर्नल की जगह पी इंटरनल लिख सकता हूं, पी इंटरनल लिख सकता हूं। और पी इंटरनल का मतलब गैस का प्रेशर, और गैस के केस में हम ए लिख सकते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी। डैट मीन्स इधर से आपका आ जाएगा माइनस एन आर टी बाय वी डी वी, एन आर टी बाय वी डी वी, है ना। इधर आपकी लिमिट ले लो वी इनिशियल से वी फाइनल, वी इनिशियल से वी फाइनल तक, राइट। तो अब मेरे पास जगह कम है तो मैं इधर लिखता हूं, आगे इसको सोल्व करें अगर, राइट। तो माइनस एन आर टी तो आपका कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स, आर आपका गैस कांस्टेंट, टी तो टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में कांस्टेंट है। तो जितनी भी कांस्टेंट वाली टर्म है उसको इंटीग्रेशन से बाहर खींच लेंगे, तो माइनस एन आर टी आपका बाहर आ गया, अंदर रह गया सर आपका डी वी बाय वी, और लिमिट वी आई से वी फाइनल तक, वी आई से वी फाइनल तक। अब इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स आपका बराबर होता है नेचुरल लॉग एक्स, है ना, नेचुरल लॉग एक्स के बराबर होता है। तो दैट मीन्स ए आपके बराबर आ जाएगा माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ए आपका आ जाएगा, जब लिमिट पुट करोगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आंसर आ जाएगा। फाइनल जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, है ना, अगर नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 लिख सकते हो, माइनस 2.303 एन आर टी, तो बच्चों वाली बातें हैं, आप सबको पता होगा, लॉग वी फाइनल माइनस वी फाइनल बटे वी इनिशियल। ए आपका फाइनल फॉर्मूला है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का फाइनल फॉर्मूला है। क्या किया है हमने, सिंपली इंटीग्रेशन की है। आपको वैसे तो समझ आ गई होगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पहले भी पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। तो छोटा सा वर्क डन निकाला, उसकी इंटीग्रेशन की, पी एक्सटर्नल बराबर लगभग पी इंटरनल के है, तो और इंटरनल प्रेशर गैस का प्रेशर है, तो इसमें हमने पी इंटरनल की जगह पे पी इंटरनल को वॉल्यूम के टर्म में लिखने के लिए गैसियस आइडल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं। तो पी इधर से आया एन आर टी बाय वी, तो पी इंटरनल की जगह लिख दिया एन आर टी बाय वी, माइनस एन आर टी बाहर खींच लिया इंटीग्रेशन से क्योंकि वो कांस्टेंट था, ठीक है। तो अंदर बचा डी वी बाय डी वी बटे वी से वी फाइनल किया, तो इंटीग्रेशन 1/v विद रिस्पेक्ट टू डी वी बराबर होता है, मतलब इंटीग्रेशन 1/x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू dx बराबर होता है नेचुरल लॉग x के। तो दैट मीन्स ये बराबर आ जाएगा नेचुरल लॉग v के, उसके वैल्यू अपनी लिमिट पुट करेंगे तो v फाइनल माइनस v इनिशियल आ जाएगा। ठीक बात है। इसको अब नेचुरल लॉग से लॉग द बेस 10 में अगर कन्वर्ट करेंगे तो तब हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फाइनल आंसर हमारा फाइनल फॉर्मूला ए आ जाता है, राइट। अब इसी को चाहो तो आप प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हो। आपको पता है सर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में ये होता है कि P1 V1 बराबर होता है P2 V2 के, तो डेट मीन्स इधर से आप ले सकते हो कि P1 बाय P2 बराबर है V1 बाय V2 के, V2 बाय V1 के, राइट। तो वर्क डन का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ ए प्रेशर क्या बन जाएगा, इधर ही लिखते हैं, -2.303 nRT log द बेस 10 P इनिशियल बटे P फाइनल हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा, P1 के V1, जहाँ P1 था V1 नीचे आ जाएगा, P2 नीचे तो V2 ऊपर, है ना, तो उल्टा हो जाएगा, जहाँ फाइनल था उधर इनिशियल, जहाँ इनिशियल था उधर फाइनल। तो फाइनल दो फॉर्मूले आपके ए बन के आ जाएंगे, एक वॉल्यूम के टर्म में बना दिया हमने, एक प्रेशर के टर्म में बना दिया। ठीक बात है। तो फाइनल बात यही है कि ये आपके फॉर्मूले हैं, ए वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला है, और ये वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के फॉर्मूले हैं। क्लियर बात है। और ये इसका ऑपरेटर्स है, अगर ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग डायग्राम दे के बोले, ये ना बोले कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है कि कौन सा प्रोसेस है, तो आपको देख के भी समझना चाहिए कि अगर किसी आपको डायग्राम दिया हुआ हो और कुछ नहीं बताया कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है कि क्या है, तो आपको देख के पता लगना चाहिए कि अगर डायाथर्मिक कंडक्टिंग या थर्मोस्टैटिक वॉल या वाटर बाथ बोला है तो डैट मीन्स उस सिस्टम में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखने की खासियत है, उस सिस्टम में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की खासियत है। दैट मीन्स वो आइसोथर्मल प्रोसेस का ऑपरेटर्स है। अगर वॉल आपकी डायाथर्मिक हो, कंडक्टिंग हो, थर्मोस्टैटिक हो या वाटर बाथ
टाइप कोई चीज लिखी हुई हो। ठीक बात है। अच्छा, तो ये यार बात है आपकी पूरी आइसोथर्मल प्रोसेस की। इससे बाहर आइसोथर्मल प्रोसेस से रिलेटेड कुछ नहीं आपसे पूछ सकते हैं। ठीक बात है। इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इरेज कर दें। चलो अब वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस को देखते हैं, फिर इनके हम क्वेश्चन करते हैं। चलो, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी धीरे धीरे से दिल को जो। अब हम करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन के बारे में, उसको देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट आइसोथर्मल है उतना ही इंपॉर्टेंट या उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस है। तुमसे तुमको मिलके तुमको तुमसे हमको चलो आगे बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस की एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में आपको क्या क्या पता है, पहले तो वो बता दो। क्या क्या पता है आपको? पहली बात आपको पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू जीरो होता है, हीट एक्सचेंज जीरो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। ये बात आपको पता है। और क्या पता है आपको एडियाबैटिक प्रोसेस में? आपको सर ये पता है कि पीवी गामा कांस्टेंट होता है। ये बात भी हमने लेक्चर नंबर 4 से ही समझ ली थी। आपको सर ये भी पता है, आप चाहो तो इसके फॉर्म में भी लिख सकते हो कि टीवी गामा -1 भी आपका कांस्टेंट होता है। राइट, ये सारी चीज़ें आपको पता है, जिसमें आपका गामा क्या है, जिसमें आपका गामा है CPM/CVM, है ना, जिसको हम प्यार से दुलार से एक खतरनाक सा नाम देते हैं, जहरीला रेशो, पॉइजन्स रेशो। राइट, पॉइजन रेशो। क्लियर है बात? ठीक है, ये हमें पहले से ही पता है। अच्छा, और क्या हम कर सकते हैं? थर्मोडायनेमिक की फर्स्ट इक्वेशन लगाएं, फर्स्ट लॉ, तो डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू के। तो इधर से अगर हमारा क्यू जीरो हो गया एडियाबैटिक के लिए, दैट मीन्स डेल्टा यू बराबर आ गया डब्ल्यू। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें हमें पहले से ही एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पता है। ठीक बात है, इसमें तो कोई भी नई बात नहीं है। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ सो डैट इसके बाद हम बात करें किसके ऊपर? वर्क डन के ऊपर। दैट मीन्स एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू बराबर होता है डब्ल्यू के, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है। अच्छा, इसको भी, इसकी तो वैसे जरूरत भी नहीं थी, लिखना है तो इधर लिख दो, गामा बराबर CPM/CVM। चलो आगे, इतनी बात हमें पता थी। अब आते हैं मेन बात पे। सबसे पहले वर्क डन इन ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना। इस जैसे एडियाबैटिक में भी वर्क डन हम इरिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल के लिए, दोनों के लिए निकाल रहे थे, इस केस में भी इरिवर्सिबल के लिए भी निकालेंगे और रिवर्सिबल के लिए भी निकालेंगे। तो वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस बराबर सिंपली -P एक्सटर्नल डेल्टा V के होता है। इंटीग्रेशन वाला कोई लफड़ा ही नहीं है इसमें। राइट, डेल्टा V के होता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? -P एक्सटर्नल मतलब V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। अब V2 को हम चाहें, अगर गैस की बात होगी तो PV बराबर होता है nRT के, तो इधर से हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं nRT/P। तो इधर nRT/P2, इधर nRT/P1।
इधर एक बात और खास है, क्या इधर दोनों जगह टेम्परेचर सेम रहेगा? एडियाबैटिक प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट की कोई जिम्मेवारी नहीं है इसमें, तो टेम्परेचर तो अलग अलग होगा। तो इधर टेम्परेचर की वैल्यू T2, इधर टेम्परेचर की वैल्यू T1। यही फर्क है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस के फॉर्मूले में और वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस के फॉर्मूले में इन केस ऑफ इरिवर्सिबल। ठीक बात है, इधर टेम्परेचर की वैल्यू अलग अलग होंगी, उधर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट था, उधर आपका इधर भी हमने T लिया था, इधर भी T लिया था, इधर लेकिन T2 T1 लिया। P2 P1 तो ले ही रहे हैं दोनों केस में, T2 और T1 भी लिया, क्योंकि इस केस में एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक बात है, तो ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। राइट, पहली बात तो वर्क डन का एक फॉर्मूला ये हो गया। वर्क डन का एक फॉर्मूला और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इस इक्वेशन से कि वर्क डन आपका बराबर डेल्टा यू की है, वर्क डन बराबर डेल्टा यू की है, और डेल्टा यू आपको पता है बराबर होता है NCVM डेल्टा टी के, है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी NCVM एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। CVM क्या होता था? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लेक्चर नंबर 2। राइट, N आपका नंबर ऑफ मोल है। अच्छा, तो ये भी हो गया, और आपको इसमें पता है एक बात और आपको पता है पहले से ही कि CVM बराबर किसके होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम के तौर पे, बोलो बोलो, F/2R। राइट, F/2R। एक फॉर्मूला और भी बताया था, F/2R, एक बताया था आपको R डिवाइड बाय गामा -1। ये दो फॉर्मूले कराए हुए हैं सर आपको। ठीक है, तो CVM का एक फॉर्मूला भी है, चाहो तो CVM की वैल्यू इधर पुट भी कर सकती हो। ठीक बात है, तो वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला ए हो जाएगा। राइट, वर्क डन का एक फॉर्मूला तो इस वाली इक्वेशन से निकाल सकते हो -P डेल्टा V से, और वर्क डन ही बराबर इंटरनल एनर्जी के भी होता है, तो इंटरनल एनर्जी के जो इंटरनल एनर्जी का वैल्यू होगी वही वर्क डन की वैल्यू होगी, तो इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हो। मान लो देखो क्वेश्चन आ जाए कि एडियाबैटिक प्रोसेस में एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में इंटरनल एनर्जी बताओ कितनी है, तो बस वर्क डन निकालिए, इंटरनल एनर्जी निकल गई, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में जो वर्क डन की वैल्यू है इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है। मान लो आपको वर्क डन निकालने को नहीं बोला, आपको बोला कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इनडायरेक्टली तो पूछ रहे हैं वर्क डन ही बताना है आपको एडियाबैटिक प्रोसेस में, क्योंकि वर्क डन बराबर ही इंटरनल एनर्जी के हैं, तो चाहे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछें चाहे वर्क डन पूछें, बात सेम ही है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक बात है, तो अगर क्वेश्चन में एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में वर्क डन की जगह चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी निकालने को कहें, तब भी आपको निकालना वर्क डन ही है। क्लियर है बात? ठीक बात है, तो ये दो फॉर्मूले हो सकते हैं आपके वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस में। एक तो -P एक्सटर्नल डेल्टा V से आपने निकाल लिया फॉर्मूला, एक आपने डेल्टा U के फॉर्मूले से फॉर्मूला निकाल लिया कि डेल्टा U NCVM डेल्टा T के होता है, तो वर्क डन भी उसी के बराबर होता है, मतलब वर्क डन आपका NCVM डेल्टा T भी होगा। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या दिया हुआ है। अगर टेम्परेचर दिए हुए T2 P1 T1 P1 P एक्सटर्नल, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। अगर आपको CVM की वैल्यू दी हुई तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। राइट, जो गिवन दिया होगा उस अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला लग रहा होगा उसको लगा देंगे, मजे लेके निकल जाएंगे। क्लियर है बात? अच्छा, दूसरी चीज, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसका ऑपरेटर्स चाहो तो बना सकते हो, इसका भी है ना। ये सेम हुई अपनी, मान लो ये बीकर है आपका, है ना, ये बीकर है, इसमें आपकी मान लो गैस भरी हुई है ना, ये गैस भरी हुई है। ये आपका पिस्टन है, ये छोटे छोटे आपके मास लगे हुए हैं, सो दैट ये प्रोसेस आपका हम रिवर्सिबल दिखा सके, है ना। ये छोटे छोटे आपके मास लगे हुए हैं। अगर इरिवर्सिबल दिखाना होता तो बड़ा सा एक मास का पीस रख देते। राइट, तो अब ये आपका ऑपरेटर्स जो है, इसको हम एडियाबैटिक कब बोल सकते हैं? जब हमारी ये वॉल कैसी हो? इंसुलेटिंग हो, है ना। क्योंकि अगर वॉल हमारी इंसुलेटिंग होगी कि मतलब हीट बाहर नहीं निकल पा रही है, है ना। मतलब
एडियाबैटिक या इंसुलेटिंग हो, एडियाबैटिक या इंसुलेटिंग हो। तो अगर इधर गैस के अंदर कुछ भी हीट आपकी घटी या बढ़ी, अगर एडियाबैटिक या इंसुलेटिंग वॉल है तो मान लो गैस में से हीट रिलीज हुई तो बाहर तो निकल नहीं पा रही है उस सिस्टम से, क्योंकि आपकी जो वॉल्स हैं वो एडियाबैटिक या इंसुलेटिंग है। तो मीन्स वो टेम्परेचर ही सिस्टम का इंक्रीज करेगी। जब वो हीट बाहर ही नहीं निकल पा रही है, हीट एक्सचेंज हो ही नहीं पा रहा है, तो वो हीट जो है वो सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। ठीक बात है, सिंपल सी बात है, क्लियर बात, क्योंकि हीट एक्सचेंज जीरो है, राइट। तो ए आपकी जो ए आपका ऑपरेटर्स है, ये एडियाबैटिक कब होगा, जब ये आपकी वॉल एडियाबैटिक हो या इंसुलेटिंग हो, है ना, इंसुलेटर की तरह बिहेव करे। जब कंडक्टिंग होगी तो आइसोथर्मल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि कंडक्टिव होगी तो हीट एक्सचेंज पॉसिबल है, और हीट एक्सचेंज पॉसिबल है तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की हमेशा कोशिश की जाएगी। ठीक बात है। तो अगर एडियाबैटिक या इंसुलेटिंग वॉल्स है तो ये आपका ऑपरेटर्स एडियाबैटिक प्रोसेस वाला होगा, और जब आपकी कंडक्टिंग डायाथर्मिक या वाटर बाथ ये सब लिखा हुआ है तो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक बात है। अच्छा, तो वर्क डन इन ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो इसका हम डराइव नहीं करेंगे, जैसे हमने इंटीग्रेशन करके ड्राइव किया था ना वर्क डन का आइसोथर्मल के केस में, इसमें ड्राइव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कोई काम का भी नहीं है, फालतू में अपने पन्ने भरोगे, कुछ भी काम का नहीं है। अगर हल्का सा भी काम का होता तो मैं कराता, करना कुछ नहीं है, करना बस देखो यही है। अगर हिंट देना चाहूँ कि -P एक्सटर्नल dV ही करेंगे रिवर्सिबल में। अब P एक्सटर्नल की वैल्यू V के टर्म में आप निकाल लोगे इधर से, कि आपको पता है P बराबर होगा कांस्टेंट डिवाइड बाय V दी पावर गामा। बस P की वैल्यू पुट करोगे इधर इंटीग्रेशन में, उसके बाद उसको सोल्व करना है, और कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। लेकिन हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि पन्ने भरने वाला काम होगा, कोई काम भी नहीं आएगा। जो मैं बता रहा हूँ सीधा उसको समझो, जो मैं समझा रहा हूँ उसको सीधा समझो, क्लियर बात। चलो, तो वर्क डन आपका बराबर होता है डेल्टा यू के, है ना, डेल्टा यू के, और डेल्टा यू आपका बराबर होता है NCVM डेल्टा टी के। इधर तक बात ठीक है। अच्छा, अब आगे CVM को आप लिख सकते हो R/γ-1, राइट, और डेल्टा टी को लिख सकते हो T2 - T1। बोलो क्या कोई दिक्कत है। CVM को लिख दिया R/γ-1, डेल्टा टी को लिख दिया T2 - T1, कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट। अच्छा, आगे सिंप्लीफाई कर लो, NRT2 - NRT1 डिवाइड बाय γ-1 हो जाएगा, है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब PV बराबर होता है NRT के, PV बराबर होता है NRT के, तो NRT2 बराबर होगा P2 V2 के, और NRT1 बराबर होगा P1 V1 के डिवाइड बाय γ-1। तो ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल सी। फालतू में इंटीग्रेशन वगैरह करके वही इधर ही आओगे, इससे अच्छा सीधा ही याद रखो, काम खत्म। ठीक बात है। ना बोर्ड में पूछा जाएगा डेरिवेशन, ना आपके जेई में, ना नीट में, ना जेई एडवांस में। ठीक बात है। तो सिंपल से जो जितना काम का है उतना ही समझो, फालतू में पन्ने भर के कोई काम नहीं आएगा, पोथियां भर लोगे किसी काम की चीज़ आएगी नहीं। जितना काम का होता है उससे ज़्यादा ही मैं कराता हूँ। ठीक बात है। तो अपने आप को उस अकॉर्डिंग ना लेके जाना कि यार ये भी कर लेता हूँ, इंटेलिजेंट बन जाऊँगा, कुछ नहीं मिलेगा उससे। अगर मिलता तो मैं कराता। ठीक बात है। अच्छा, तो वर्क डन इन ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला होगा NRT2 - NRT1 डिवाइड बाय γ-1, या उसी को हम बोल सकते हैं क्योंकि PV बराबर होता है NRT के, तो NRT2 को हम लिख सकते हैं P2 V2, NRT1 को लिख सकते हैं P1 V1, तो डिवाइड बाय γ-1। तो ये होगा आपका यार वर्क डन इन ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला। ये आपका रिवर्सिबल का, ये आपका रिवर्सिबल का, हालांकि दोनों लगभग सेम ही है ना। इसमें CVM की वैल्यू इधर से उठा के पुट करोगे तो आएगा तो यही, राइट। तो बात दोनों की सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में आप सेम फॉर्मूला भी लगा सकते हो। क्लियर है बात। चले, तो ये हो गया यार आपका वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, एक चीज इधर से और भी देख लो, दिमाग में आई तो देखो, कभी कभी पूछ लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में आपको पता है कि P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, है ना। P जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में, क्योंकि PV बराबर होता है NRT के। N आपका कांस्टेंट ही है, R आपका कांस्टेंट है, T आपका कांस्टेंट ही हो जाता है। तो PV
पी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता था, दैट मीन्स P1 V1 बराबर P2 V2 के, है ना, दैट मीन्स P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस में P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V द पावर गामा, है ना। ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में है, ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस में है। तो इनका एक ग्राफ के रिलेटेड भी कभी कभी कोई चीज पूछ लेते हैं। ये आपका मान लो PV का ग्राफ है, ये आपका PV का ग्राफ है, तो ऐसे दो ग्राफ दिए होते हैं कभी कभी। ये मान लो ग्राफ नंबर 1 है, एक ग्राफ नंबर 2 है। तो अगर कोई पूछे इनमें से एडियाबैटिक का कौन सा है और आइसोथर्मल का कौन सा है, तो ये 1 वाला आपका आइसोथर्मल का है और 2 वाला आपका एडियाबैटिक का है, 2 वाला आपका एडियाबैटिक का है। क्यों, लिखो एक बात और लिखो, कहाँ लिखें कहाँ लिखें कहाँ, इधर लिखते हैं, इसको इरेज कर रहा हूँ, इधर लिखते हैं। लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। एडियाबैटिक की जो स्लोप होती है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के स्लोप के। देखो स्लोप कैसे ज़्यादा, कभी कभी नीट वाले बच्चों को क्लियर नहीं होता, जेई वाले तो देख के बता देंगे कि अच्छा इसकी स्लोप ज़्यादा है, इसकी स्लोप कम है, इसकी पहले कर्व की स्लोप कम है, दूसरे कर्व की स्लोप ज़्यादा है, देख के बता देंगे जेई वाले। तो नीट वाले कभी कभी नहीं बता पाता कि अच्छा कैसे बता रहे हो। देखो सिंपल सी बात है, इधर एक बच्चा रख दो, क्या रख दो, एक बच्चा, छोटा सा बेबी। अब आप खुद बताओ, एक बार मैं बच्चे को मैंने इधर रखा, एक बार मैंने बच्चे को इधर रखा, किस केस में बच्चा ज़्यादा जल्दी से गिरेगा? इस केस में ज़्यादा जल्दी गिरेगा, क्योंकि इस केस में ढलान ज़्यादा तेज है, ज़्यादा तीखी है, तो इसकी स्लोप ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, ठीक बात है। अगर वैसे नहीं समझ आता तो ऐसे देख लो, नहीं तो वैसे तो स्लोप देख ही सकते हो ऐसे, राइट, कि ऐसे स्लोप देख सकते हो, क्लियर है। नहीं तो सीधा देख सकते हो कि जिस केस में बच्चा जल्दी गिर जाएगा उस केस में स्लोप ज़्यादा है। तो इस केस में इधर अगर बच्चा रखोगे, इधर अगर बच्चा रखोगे तो ढलान एकदम तीखी सी है, तो सीधा गिरेगा फट से, इधर तो आराम से गिरेगा स्लाइड होते हुए ना। तो इस केस की स्लोप ज़्यादा है, इस केस की स्लोप कम है। तो दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन द स्लोप मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर बात? तो ये बात लिख लो, कभी कभी काम आ जाती है ना। पहला वाला आइसोथर्मल प्रोसेस है, दूसरा वाला आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्लियर है? चलो इतनी बात थी आपकी इसकी पूरी थ्योरी में। अच्छा एक बात हमने और भी करी थी उधर कि वर्क डन इन ए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी मैंने बोला था कि आपको बता दूंगा, हालांकि आता नहीं है इतना, लेकिन तब भी उसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, उसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। वर्क डन इन ए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता था, पहले लिख दो फिर इरेज करते हैं। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता था कि P की पावर x आपका जब कांस्टेंट हो, ऐसी इक्वेशन फॉलो हो रही हो किसी कर्व में, तो उस प्रोसेस को पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोलते थे, जिसमें x आपका बस नॉट इक्वल टू 1 हो, 1 के अलावा कुछ भी हो। लेट्स से P की पावर 3 हो कांस्टेंट, अगर ऐसे दिया हो तो ये आपका पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। P की पावर 8/3 दिया हो, कुछ बटे में भी दिया हुआ हो, वो भी आपका पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। मतलब 1 के अलावा x की कोई भी वैल्यू हो तब वो आपका जो प्रोसेस होता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है। क्लियर बात? अच्छा, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए यार वर्क डन आपका बराबर होता है P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय x माइनस 1। लगभग एडियाबैटिक वर्क का जो वर्क डन का फॉर्मूला है उसी फॉर्मेट का फॉर्मूला है, बस उधर गामा था इधर x आ गया, राइट। तो मतलब अगर जैसे आपको बोला होता कि एक प्रोसेस है जिस केस में P इंटू V की पावर 8/3 कॉन्स्टेंट है, उसका आप मुझे वर्क डन निकाल के दो। तो बस इसमें आपको क्या करना है, इसमें बस x की वैल्यू 8/3 पुट करनी है। x की वैल्यू 8/3 पुट करोगे, P2V2 P1V1 की वैल्यू आपको दी होगी, पुट करके आंसर निकाल दोगे। बच्चों वाली बात है ना, बच्चों वाली बात है, ठीक है। इतने तो जेईई नीट के स्टूडेंट कर ही लोगे यार, है ना। ऐसे दिया हुआ होगा कि एक प्रोसेस है, वन ऑफ द प्रोसेस इज गिवन टू यू इन विच दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू, ठीक है। एक इक्वेशन ट्रू होल्ड कर दी है, आपको वर्क डन बताना है इस प्रोसेस के लिए,
तो दैट मीन्स इधर इस केस में x की वैल्यू, ये आपका पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, x की वैल्यू 8/3 है, x की वैल्यू इधर फेंको 8/3, P2 V2 P1 V1 की वैल्यू दी होगी, उसको फेंको उधर, आंसर निकाल के काम खत्म करो। ठीक बात है। अच्छा ठीक है, तो वर्क डन इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का जस्ट एक फॉर्मूला दिमाग में रख लो। बाय चांस 99% चांस तो है कि नहीं आएगा, बाय चांस अगर आ भी जाए तो कुछ भी काम नहीं है, बच्चों वाला काम है, बस फॉर्मूला बता दिया है, उसको ही पुट करके चीजें निकालनी है। चलो अब कुछ जेई नीट में आए हुए आपके क्वेश्चन करते हैं, जेई नीट में आए हुए आपके क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, साथ साथ में मैं भी खोल लेता हूं, है ना, सो डैट काम जल्दी जल्दी हो जाए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रख दिया होगा मैंने, उसको आप देख लो, मैंने भी खोल के रखा हुआ है। एक साथ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, जस्ट अभी आया हुआ क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखो क्या दिया है आपको, आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। आपको दिया है सर कि द वर्क डन ड्यूरिंग ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए हाइड्रोजन गैस। 1 मोल ऑफ ए हाइड्रोजन गैस आपको दी हुई थी, है ना, ये मान लो आपका बीकर है, इसके अंदर आपकी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है एट 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्रेशर ऑफ 20 एटमोसफेयर, 20 एटमोसफेयर से 10 एटमॉस्फेयर तक हम लेके जा रहे हैं। उस केस में आपको मुझे वर्क डन बताना है। आपको बोला है सर कि वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है पहली बात, और रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल वाला वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल सी बात है। अच्छा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पता है वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, प्रेशर आपको दिया हुआ है, तो सर आपका फॉर्मूला ये लग जाएगा -2.303 nRT log P इनिशियल बाय P फाइनल, प्रेशर के अकॉर्डिंग वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर है बात, सिंपल सी बात है, राइट। और आपको टेम्परेचर दिया है सर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दिया है आपको 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे था कि द वर्क डन ड्यूरिंग ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए 1 मोल ऑफ ए हाइड्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्रेशर ऑफ 20 एटमोसफेयर टू 10 एटमोसफेयर, इस हिसाब से पूछा है। आर की वैल्यू सर आपको दी हुई है 2 कैलोरी, आर की वैल्यू आपको 2 कैलोरी दी हुई है, नहीं भी दी होती तब भी बात अलग थी, तब भी हम निकाल, हमें पता ही था। और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन की वैल्यू क्या क्या दी है सर आपको, एक दी है -413.4 कैलोरी, एक दिया है +413.4 कैलोरीज, एक 100 कैलोरीज और एक 0 कैलोरीज, ये आपको बताना है। ठीक बात है। अच्छा तो देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला आपको बोला इरिवर्सिबल प्रोसेस है आइसोथर्मल, तो उसमें रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, प्रेशर दिया हुआ है, तो आपने वाला सिंपल फॉर्मूला लगाया, है ना, क्योंकि ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के 2 ही फॉर्मूले हैं, एक वॉल्यूम के टर्म में, एक प्रेशर के टर्म में। इधर फिलहाल प्रेशर वाले फॉर्मूले की यूज है, प्रेशर वाले फॉर्मूला हमारे काम का है, तो उसको हमने लिखा। तो बस इसमें n की वैल्यू हमें 1 दी है, नंबर ऑफ मोल 1, r की वैल्यू 2, टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, इधर t की वैल्यू 25 ना पुट कर देना, यही चीज सिखानी थी इस क्वेश्चन में, और तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में सिखाने वाला। टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन पुट करना, SI यूनिट केल्विन है, ठीक बात है। टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन पुट करेंगे, ध्यान रखना, स्टार करो, केल्विन में इसकी वैल्यू क्या होगी 298 केल्विन, 298 केल्विन। तो टेम्परेचर की वैल्यू बस 298 पुट करनी थी, यही बस दिमाग में रखना था, बाकी सारी चीज तो रद्दी सी है। P इनिशियल आपको 20 दिया हुआ है, P फाइनल आपको 10 दिया हुआ है, राइट। तो इधर से जब सोल्व करोगे -2.303 1 × 2 × 298 log 2, log इधर से log 2 आएगा, log 2 की वैल्यू 0.30 10 भी बोल सकते हो, राइट। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -413.14 कैलोरीज।
तो आपका वर्क डन आ गया -413.14 कैलोरीज। दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक बात है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन मैं जान के नहीं लिख रहा हूँ कि उसमें लिखता तो अभी 5 मिनट और लगते, वो आपका टाइम वेस्ट होता। सामने स्क्रीन पे चीज़ आ जाती है, पिछले हम 2-3 लेक्चर से यही काम कर रहे हैं। ठीक बात है, चलें आगे। ये नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, जस्ट अभी आया था कुछ महीने पहले, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चन नीट में एक्सपेक्ट भी कर सकते हो आप। ठीक बात है, रद्दी सा क्वेश्चन है। चलें चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रख रहा हूं, आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा। क्या दिया है? 5 मोल ऑफ एन if 5 मोल ऑफ एन आइडल गैस एक्सपेंड फ्रॉम 10 लीटर टू वॉल्यूम ऑफ 100 लीटर एट 300 केल्विन अंडर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल कंडीशन, देन वर्क डन W इज -x जूल। द वैल्यू ऑफ x आपसे पूछी हुई है, -x जूल दिया है, x की वैल्यू पूछी गई है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2024 का, जेईई मेंस 2024 का अभी ही आया मतलब। ठीक बात है, देखते हैं क्या बोला है आपको। एक आइडल गैस है जो कि रखी हुई है, राइट। आइडल गैस है, इसमें कितने मोल दिया हुआ है सर आइडल गैस का? 5 मोल। 5 मोल आइडल गैस का दिया हुआ है। 5 मोल आपकी आइडल गैस दी हुई है और एक्सपेंड कर रही है कहाँ से कहाँ? 10 लीटर से 100 लीटर पे एक्सपेंड कर रही है। कितने टेम्परेचर पे? 300 केल्विन टेम्परेचर पे, 300 केल्विन टेम्परेचर पे एक्सपेंड कर रही है अंडर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल कंडीशन। द वर्क डन इज -x जूल आपको ये दिया है, और द वैल्यू ऑफ x आपको बतानी है, जिसमें r की वैल्यू आपको सर दी हुई है क्वेश्चन में ही 8.314। मैंने आपको बताया भी था कि जब जूल में बात करेंगे तो आप r की वैल्यू 8.314 पुट करोगे, और जब आपको कैलोरीज में निकालना होगा तो r की वैल्यू आप 2 कैलोरी पुट करोगे। हम पीछे ही बात कर चुके हैं लेक्चर्स में, राइट। अच्छा, तो वर्क डन निकालना है इस केस में। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, देख लो जो डाटा दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने 2 फॉर्मूले देखे हैं, 2 वेरिएंट देखे हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के, एक प्रेशर के टर्म में, एक वॉल्यूम के टर्म में। इधर फिलहाल वॉल्यूम की बात हुई है तो वॉल्यूम के टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बच्चों वाली बातें हैं ना। ठीक है, ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो दैट मीन्स वर्क डन आपका इधर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे -2.303 nRT log V इनिशियल बाय V फाइनल या V फाइनल बाय V इनिशियल, बस यही गलती नहीं होनी चाहिए। V फाइनल बाय V इनिशियल, है ना, V फाइनल बाय V इनिशियल। प्रेशर के टर्म में P इनिशियल बाय P फाइनल। क्लियर बात? ठीक है, बस अब तो क्या ही है, पुट ही करना है। N की वैल्यू 5 R की वैल्यू 8.314, T की वैल्यू सीधा केल्विन में इस बार दी हुई है तो 300 केल्विन, log 100 बाय 10, फाइनल वॉल्यूम 100, इनिशियल वॉल्यूम 10 था, राइट। तो 10 से कट गया तो log 10 की वैल्यू 1, राइट। तो -2.303 इंटू 5 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 1। इसको सोल्व करोगे तो आपका अब तो बस आंसर ही निकालना है, वो तो मल्टीप्लाई प्लस ही है, वो कर सकते हो। इसका आंसर लगभग आपका -28,721 जूल आ रहा है। आप मल्टीप्लाई करके देख भी लेना, इतना आपका हाथ है, दिमाग भगवान ने दिमाग दिया हुआ है, तभी डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हो, आई होप, राइट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स वर्क डन की वैल्यू है आई। आपको वर्क डन बोला था कि वर्क डन आपका बराबर है -x के, आपको x बताना है, तो दैट मीन्स x की वैल्यू आपकी a होगी 28,721 आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो बस सिंपल से आगे कैलकुलेशन ही है, बस जो जहां तक समझना था उधर तक हम समझ चुके हैं। क्लियर बात? ये जेईई मेंस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, कंडीशन को समझ के और उस अकॉर्डिंग काम कर देना है। जो सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, दिमाग के अकॉर्डिंग वो बुद्धि चलानी है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, उस अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करो, क्वेश्चन को सोल्व करो, आगे बढ़ो। ठीक बात है, चले चलो आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके आए हुए हैं। ठीक है, बस ये याद रखना, एक अच्छी बात हमने ये सीखी कि टेम्परेचर हम जल्दबाजी में सेल्सियस में नहीं, पहले उसको केल्विन में कन्वर्ट करके फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे। जल्दबाजी में 25 ना पुट कर देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए 25 डिग्री सेल्सियस दिया कि आप गलत करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 mole of idle gas is allowed to expand reversibly and adiabatically मतलब एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक बात है। फ्रॉम टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस द वर्क डन इज 3 किलो जूल पर मोल। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डैश केल्विन आपसे पूछा हुआ है। CV की वैल्यू आपको दी हुई है, लिख लेते हैं। CV की वैल्यू देखो, एक आपको 1 मोल ऑफ, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, 1 मोल दिया हुआ है आइडल गैस का, है ना, 1 मोल दिया हुआ है आइडल गैस का, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना, रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली 27 डिग्री टेम्परेचर से शुरू करते हुए। द वर्क डन, इस केस में जो वर्क डन है और 3 किलो जूल मोल इनवर्स है, 3 किलो जूल मोल इनवर्स है। CV की वैल्यू सर इस केस में आपको दी हुई है 20 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स है, राइट। और आपसे पूछा है वर्क डन आपको निकालना है, वर्क डन आपको निकालना है। ये आपका JEE मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, JEE मेन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन आपको दिए, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है भी, अच्छा ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और आपको ये चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो एक आपको क्या दिया है, एक आपको सिस्टम दिया है जिसमें 1 मोल ऑफ गैस है, 27 डिग्री टेम्परेचर से उसको एक्सपेंड करना शुरू किया है, वर्क डन उसका इतना है, CV की वैल्यू इतनी दी है और आपसे फाइनल टेम्परेचर पूछ रहे हैं केल्विन में, ठीक बात है। अच्छा, वर्क डन इन ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, वर्क डन आपको दिया हुआ है। पहली बात, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको पता है कि डेल्टा U बराबर होता है Q प्लस W के, दैट मीन्स डेल्टा U बराबर है W के। ये हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको CV दिया है तो आप वर्क डन नहीं, एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी निकालोगे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी बराबर वर्क डन के है। तो इंटरनल एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाओ कि डेल्टा U बराबर है वर्क डन के और डेल्टा U ही बराबर है NCVM डेल्टा T के, NCVM डेल्टा T के। तो इधर से आपका N की वैल्यू 1 है, CVM की वैल्यू आपको 20 दी हुई है, टेम्परेचर T2 माइनस T1, T1 की वैल्यू आपको 27 डिग्री दी हुई है, मतलब 300 केल्विन। तो इधर से T2 आ जाएगा जो आपसे टेम्परेचर पूछा था, ये आपका डेल्टा U है, इधर आपका वर्क डन है। आपको वर्क डन दिया हुआ है सर 3 किलो जूल पर मोल इनवर्स। अब इधर आप लिख दोगे 3000, है ना, 3000 लिख दोगे, ये करोगे, इधर ही क्वेश्चन गलत होगा। क्या बताया था आपको जब वर्क डन करा रहा था, तब क्या बताया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कराया था, तब क्या बताया था, जब भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे IUPAC साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, ये बात बताई थी। क्लियर है। आपको क्या बोला है कि गैस एक्सपेंड हो रही है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, गैस आपकी एक्सपेंड हो रही है एडियाबैटिकली, राइट, गैस आपकी एक्सपेंड हो रही है एडियाबैटिकली। तो गैस अगर आपकी एक्सपेंड हो रही है, -P एक्सटर्नल डेल्टा V, गैस आपकी एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड हो रही है मतलब कि वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव होता है वर्क। अरे यार, जब गैस आपकी एक्सपेंड होगी तो गैस आपकी एक्सपेंड होने का मतलब क्या, वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना, या गैस एक्सपेंड हो रही है मतलब फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा V2 माइनस V1, तो फाइनल V2 ज्यादा होगा V1 से जब गैस एक्सपेंड होगी, तो मतलब ये चीज पॉजिटिव आएगी और ये टोटल नेगेटिव आएगा। तो वर्क डन आपका नेगेटिव होगा, तो दैट मीन्स 3000 तो है लेकिन माइनस में लिखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर प्लस में लिख दोगे तो सारा आंसर गलत हो जाएगा। एक देख लो जाइए, देखो एक बार प्लस करके भी निकालो, एक बार माइनस करके भी निकालो। पहले माइनस करके अगर निकालूं तो माइनस करके अगर निकालूं, 0 से 1 कटा, इधर आया 2, इधर नीचे लेके आया तो 300 150 बचा इधर, है ना, बराबर T2 माइनस 300। ये किया, पहले 0 से 0 मारा, 300 डिवाइड बाय 2 किया तो 150 आया, 150, है ना। इधर क्या बचा, T2 माइनस 300। तो इधर से आपका आ जाएगा T2 बराबर आ जाएगा -150
प्लस 300, तो इधर से आया 150 केल्विन, इधर से आया जो कि करेक्ट है। अब अगर इसकी वैल्यू सीधा ही बस 3000 पुट करता, सीधा ही बिना IUPAC कन्वेंशन को देखे हुए, तो क्या आता मेरा 200 T माइनस 300, 0 से 0 मरता, इधर आता 150 T माइनस 300, तो इधर से आपका आता T बराबर 300 प्लस 150, तो आपका T आता 450, जो कि आपका गलत आंसर होता, जो कि आपका गलत आंसर होता। एक क्वेश्चन इसीलिए लिया है मैंने कि जब भी कभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, IUPAC साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, नहीं फॉलो करेंगे तो जो आंसर हमारा 150 आना चाहिए था वो आंसर हमारा 450 आ जाएगा, और उसी के साथ आपको 50 फटका भी पड़ेगा, राइट। तो इसलिए IUPAC साइन कन्वेंशन लगा के चलना है। माइनस उन्होंने वर्क डन इन दैट केस, इस प्रोसेस के लिए वर्क डन आपको सीधा बताया कि 3 किलो जूल पर मोल इनवर्स है। अब वो आपको समझना पड़ेगा कि प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं, वो नहीं बोलेंगे कि वर्क डन माइनस इतना है, उन्होंने बोल दिया वर्क डन, उन्होंने एक शब्द दिया एक्सपेंड, तो अगर गैस एक्सपेंड हो रही है तो मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट मीन्स वर्क इज नेगेटिव, W की वैल्यू नेगेटिव, तो -3000 लिखना है, -3000 लिखना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, इसीलिए क्वेश्चन मैंने पिक किया था। ठीक बात है, जो गलतियां हो सकती हैं उसी को उठा रहा हूँ, उसी टाइप का क्वेश्चन उठा रहा हूँ। क्लियर बात? ठीक है, ये JEE मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को उठाने का एकमात्र मकसद ये था कि आप ये समझो कि सीधा बस 3000 नहीं, IUPAC का साइन कन्वेंशन के साथ पुट करना है। सीधा सीधा वैल्यू पुट करके काम नहीं चलेगा। आपका थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में IUPAC साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए चलोगे तभी होगा, सीधा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर नहीं है, राइट। साइन कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ेगा साथ साथ में। क्लियर बात? एक्सपैंड वर्ड दिया हुआ था, और वर्क डन इन एक्सपेंशन इज अवर वर्क डन नेगेटिव होता है। वर्क डन एक्सपेंशन के केस में मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, और वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, तो दैट मीन्स 3000 नेगेटिव में लिखेंगे, 3000 नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू के, दैट मीन्स डब्ल्यू बराबर NCV डेल्टा टी के, तो इधर ये लिखा, इधर बराबर वर्क डन की वैल्यू इतनी थी, माइनस का साइन लिखेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे। क्लियर है? क्लियर है? ये आपका JEE मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि आया वैसे तो किसी में नहीं है, आई थिंक NCERT एग्जाम्पलर में है, तो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जस्ट एक वैसे ही अलग से वे में उसको ले रहा हूँ। देखो कहाँ है क्वेश्चन? हाँ देखो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। N मोल ऑफ आइडल गैस दी है, आपके पास एक आइडल गैस है, इसमें N मोल दिए हुए हैं उसके। N मोल ऑफ एन आइडल गैस इज हीटेड एट ए कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस आपसे पूछा हुआ है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस पूछा है, और 4 ऑप्शन दिए हैं सर आपको। पहला दिया है 50 nR बाय गामा -1, दूसरा दिया है 100 nR गामा -1, तीसरा दिया है 50 nR गामा डिवाइड बाय गामा -1, एंड डी दिया है 25 N गामा R डिवाइड बाय गामा -1। ये चीज़ दी हुई है, इसमें कुछ नहीं बोला है कि आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। सिंपल सा बस आपको क्या दिया है, सिंपल सा आपको ये दिया है कि N मोल ऑफ एन आइडल गैस दिया हुआ है, उसको हीट कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। और आपको बताना है द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आपसे पूछा हुआ है, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आपसे पूछा हुआ है। तो इसमें सिंपल क्या करना है, आपको पता है क्या करोगे, सोचो। इंटरनल एनर्जी पता है आपको क्या होता है? आपको पता है सिंपल, डेल्टा यू बराबर होता है NCVM डेल्टा टी के, NCVM डेल्टा टी के। आपको आंसर गामा के टर्म में निकालना है, सारे ऑप्शन गामा के टर्म में दिए हैं,
तो सीवीएम क्या, आपको सीवीएम का गामा के साथ रिलेशन पता है आपको कि सीवीएम बराबर होता है आर डिवाइड बाय गामा माइनस 1 के। तो सीवीएम की जगह पुट कर दो आर डिवाइड बाय गामा माइनस 1 के, राइट। टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर दिया आपको 100, इनिशियल टेम्परेचर दिया है आपको 50। डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो चाहे सेल्सियस में लेके डिफरेंस कर लो, चाहे पहले केल्विन में कन्वर्ट करके डिफरेंस ले लो, दोनों केस में डिफरेंस तो सेम ही आएगा, राइट। डिफरेंस सेम ही आएगा, चाहे केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद डिफरेंस ले लो, चाहे सेल्सियस में ही रहने दो तब भी डिफरेंस ले लो, आंसर सेम ही आएगा, राइट। तो इसलिए हमने सेल्सियस में ही रखा। डिफरेंस जब की बात होती है तो जो केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है जब डिफरेंस निकालना हो, क्योंकि डिफरेंस चाहिए आप केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद भी निकालोगे तब भी सेम आएगा, सेल्सियस में रखोगे तब भी सेम आएगा, राइट। तो इधर से क्या आएगा 50, तो 50 NR डिवाइड बाय गामा माइनस 1, ए आपका आंसर आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। डेल्टा यू एनसीवीएम डेल्टा टी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी पूछा था, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा था, और हमें पता है एनसीवीएम डेल्टा टी के बराबर होता है। अब ऑप्शन सारे गामा के टर्म में थे, तो मतलब हमें इस चीज को गामा के टर्म में कन्वर्ट करना था, तो हमें सिंपली पता था कि सीवीएम को हम गामा में कन्वर्ट कर सकते हैं आर बाय गामा माइनस 1, और लिखा हमने डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर 100 दिया था, इनिशियल टेम्परेचर 50 दिया था, 100 माइनस 50 लिखा, इधर से 50 आया, तो 50 NR डिवाइड बाय गामा माइनस 1। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक बात है। तो हमने 2 क्वेश्चन आई थिंक जेई के कर लिए, एक क्वेश्चन नीट का भी किया, लेटेस्ट वाले जो आए हुए थे, जो लेटेस्ट आए थे मैं सारे वो ले लेता हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने अलग से भी लिया एनसीईआरटी एग्जाम्पल से, जो कि मुझे लगा कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत बता देते हैं, वो मैंने एक ले लिया। क्लियर बात, क्लियर है चीजें। तो इधर तक ही था यार आपका वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस एंड वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके रिलेटेड अब जो भी क्वेश्चन आपको जेई में या नीट में दिखेंगे उसको आप उठाओगे, कर लोगे, आराम से हो जाएंगे। बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि फॉर्मूलेज में केल्विन वाली चीज़ें, केल्विन में टेम्परेचर पुट करना है अगर सेल्सियस में दिया होगा, राइट। डिफरेंस की बात हो रही हो तो बात अलग है, डिफरेंस के केस में चाहिए आप केल्विन में कन्वर्ट करो, चाहे ना करो, बात अलग है। लेकिन जब एब्सोल्यूट वैल्यू टेम्परेचर की पुट कर रहे हैं तो केल्विन में कन्वर्ट करके ही पुट करो, राइट। और दूसरी चीज IUPAC साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है। बस ये 2 बातें याद रहेंगी तो कोई गलती नहीं होगी, ठीक बात है। और बाकी तीसरी चीज है कि फॉर्मूले आपके दिमाग में हो, यही 3 चीजें हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं, ठीक बात है। तो इधर तक सारी यात्रा हमारी खत्म हो गई है वर्क डन के रिलेटेड और जितने भी प्रोसेसेस थे उसके रिलेटेड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अलग अलग तरह की और नवी टर्म्स पढ़ेंगे जो कि आपने पहले सुनी भी नहीं होगी, जैसे इंथैल्पी क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर आपका इंथैल्पी पे है, फिर एंट्रोपी पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करके थर्मोकेमिस्ट्री तक जाएंगे। थर्मोकेमिस्ट्री में जाके गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे, फिर थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ के चैप्टर को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपका एक नवी टर्म्स पे होगा जिसको बोलते हैं इंथैल्पी, जिसके बारे में आपको अभी कुछ भी नहीं पता होगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करेंगे। और जिस दिन और जब लेक्चर खत्म होगा उसके बाद आपको इंथैल्पी के बारे में कुछ बचेगा ही नहीं जो ना पता हो। अभी आपको कुछ भी नहीं पता है, उस लेक्चर के बाद में कुछ बचेगा ही नहीं जो आपको पता नहीं है, राइट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज का लेक्चर आपका खत्म होता है। इसके रिलेटेड जो भी आपको एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस के क्वेश्चन दिखेंगे नीट और जेईई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन में, उसको बैठ के कर लेना आज ही, राइट। प्रीवियस क्वेश्चन अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर लेना। मैं तो जितने करा सकता हूँ उतने करा दूंगा लेक्चर में, बाकी सारे आपको खुद ही करने हैं। प्रैक्टिस अपने हाथों से करोगे तभी हाथों में जान आएगी और कॉन्फिडेंस आएगा, और तभी क्वेश्चन उधर भी अटैम्प्ट होंगे फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके जेईई मेंस और नीट के PYQ में, उसको कर लेना, यही आपका आज का होमवर्क है, ठीक बात है। तो आज के लिए यार इतना ही। हैव ए गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।